स्वागत है आपका जेएम एडुकेटर में। आज का अध्याय पाठ 6 न्यायपालिका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। एक अंक के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाक्य को शुद्ध करके लिखें। इसमें लिख रखा है उच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। इसमें उच्च की जगह सर्वोच्च आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा बस। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। इसमें 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। 1 लाख होता है प्रति माह का, 1 मंथ का 1 लाख रुपए होता है उनका। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत न्यायपालिका कब से संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने का कार्य कर रही है। 1950 से कर रही है। फिफ्थ क्वेश्चन, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है। 31 लोगों का हैगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। जी हाँ, इसका आंसर होगा सैनिक न्यायालय। सैनिक न्यायालय का वहाँ पे न्यायालय अलग होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय में नहीं अपील की जा सकती है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका। जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई है। दक्षिण अफ्रीका। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है पर कोई बात नहीं, आप देख लेना। अफ्रीका की स्पेलिंग तो आती होगी। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर कार्यरत रह सकता है। इसका 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है, वो उससे पहले नहीं हट सकता है। पर हाँ, अगर उसको 65 मतलब अगर उसने 2-3 साल में ही उसने 62 साल की उम्र में वो करा और 65 साल उसके 3 साल में पूरे हो गए तो वो हट जाएगा अपने पद से। ठीक है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता 5-6 वर्ष तक का। 9वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की वरिष्ठता के आधार पर परंपरा को कब तोड़ा गया है। 2 बार तोड़ा गया था, एक बार 1973 में, एक बार 1977 में तोड़ा गया था इसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर 2 अंक के प्रश्न उत्तर को करने जा रहे हैं। ये रहा 2 अंक के प्रश्न उत्तर। ठीक है, आपको दिख गया होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, अगर ना दिखे तो ये रहा 2 अंक के प्रश्न उत्तर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरंभ की गई। जनहित याचिका आप जानते हैं क्या होती है। पहले आपको जनहित याचिका समझ में आनी चाहिए। जनहित याचिका से संबंधित मुकदमों में एक व्यक्ति विशेष नहीं होता परंतु एक समूह भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसका अभिप्राय यही होता है जनहित याचिका का। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरंभ की गई है। 1970 ने न्यायमूर्ति PN भगवती तथा BK कृष्ण अय्यर द्वारा। इसमें PN भगवती बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, मुख्य थे वो जनहित याचिका। सेकंड क्वेश्चन, जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया था। अखबारों के समाचार तथा डाक द्वारा प्राप्त की शिकायत की भी जनहित याचिका माने जाने लगे। जनहित याचिका से किसको लाभ पहुंचता है। जनहित याचिका को किससे लाभ पहुंचता है। गरीबों को, असहाय लोगों को, असक्षम निरक्षर लोगों के शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए पहुंचता है। फोर्थ क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 4 मार्क्स में भी याद कर लेना और 4 मार्क्स में भी याद कर लेना, और ये 2 मार्क्स वाला है ना, 2 मार्क्स में भी। जनहित पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसे जरूर याद करके जाना। फिफ्थ क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की अपने ही फैसले बदलने की इजाज़त क्यों दी जाती है। न्यायपालिका से भी चूक हो जाती है, व्यक्ति को सही न्याय प्राप्त हो इसलिए की जाती है बदलने की इजाज़त। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपालिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग किस प्रकार करती है। न्यायपालिका रिट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण परामर्श जारी करती है ताकि सभी को जीने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित किया जा सकता है। हाँ, रिट के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो उसे याद कर लीजिए, और उसमें एक क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसे भी याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम, अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसका तथा कैसे है। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, उसे लागू होने से रोक सकती है। ये सारे 226 अनुच्छेद में आते हैं, उच्च न्यायालय का ये काम। 8वां प्रश्न है, कौन सी 2 शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली बना देती हैं। रिट जारी करने की शक्ति को, और दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, इसे शक्तिशाली बना देती हैं। 9वां प्रश्न है, कानून के शासन का क्या अर्थ है। गरीब अमीर कानून के शासन का अर्थ है गरीब अमीर, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी वर्गों के लोगों का पर एक समान कानून लागू हो।
10वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन तथा रीट में क्या अंतर हैगा। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और वह उच्च न्यायालय जो आदेश जारी करते हैं उसे रीट कहलाते हैं। अच्छा, ये आप उसमें क्षेत्र अधिकार में भी याद कर लोगे अगर करोगे तो। 4 अंक के प्रश्न देखते हैं, इसमें मैं कर भी दे रही हूँ, आप जूम करके भी देख लेना। मैं कर दे रही हूँ जूम, आपको क्या ज़रूरत है। पहले मैं आपको टिक लगा के बता दूँ। ये रहा, ठीक है, आपने देख लिया। अब इसे जूम कर लूँ। ये देखिए 4 अंक के प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट का वर्णन करो। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, प्रशा, उत्प्रेषण, वर्ण। ये आप इसे एक बार बुक से पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से सरकार को क्या लाभ है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, सरकार को छूट मिल जाती है, अदालती राय जानकर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है, विधेयक में संशोधन कर सकती है, समस्या का समाधान विद्वान व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करो। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैगा। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसे मैं कर दे रही हूँ हाईलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हो नहीं पाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरा इसके आंसर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, ये तो होता ही है। दूसरा, अयोग्यता का आरोप लगने पर कि इनके पास ये योग्यताएं नहीं है, इसलिए अगर उन्हें किसी के लॉ के बारे में नहीं पता होगा तो वो कैसे कर पाएगा वो काम। थर्ड क्वेश्चन हैगा, विशेष थर्ड पॉइंट है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित, ठीक है। उन्हें बहुमत अगर प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो वो नहीं बन सकते। दोनों सदनों में बहुमत के बाद हो सकता है, दोनों सदनों के जब बहुमत मिल जाएंगे तो उसके बाद। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिकता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। उत्तर आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। 4 अंक का प्रश्न है तो इसके पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। पहला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दूसरा, न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से होती है। न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से होती है। नई व्यवस्था कोई चली है तो उसके माध्यम से होती है। थर्ड, नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को सामूहिकता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आप इसे देख लिए। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, अपीलीय क्षेत्र का वर्णन करें। उच्च न्यायालयों का निर्णय के विरुद्ध होते हैं। न्यायालय द्वारा प्रमाणित की कानूनी व्याख्या से संबंधित होते हैं। अपराधी के अपराध मुक्ति के निर्णय को बदलकर पुनः फांसी का सजा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मंगवाकर पुनरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। 5 अंकीय प्रश्न को देखते हैं हम। ये वाला इंपॉर्टेंट हैगा थोड़ा सा, आप इसे देख लेना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 5 अंकीय क्वेश्चन देखते हैं, आप देख लो इसको। ये पहला प्रश्न देखते हैं, ये बात जरूर याद रखे रहे कि गरीबों की समस्या ऐसे लोगों की समस्याओं का गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत को ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ करने की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यायमूर्ति भगवती बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984 का। पहला प्रश्न इसमें उठता है कि ऊपर लिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऊपर लिखित कथन न्यायमूर्ति भगवती के द्वारा लिखित है। दूसरा प्रश्न है कि मुकदमे का नाम क्या था। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984 मुकदमे का नाम था। तीसरा प्रश्न है, न्यायमूर्ति किसके हित के बारे में लिख रहे हैं। गरीबों के हित के बारे में लिख रहे हैं। चौथा प्रश्न है कि सभी मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। गरीबों के प्रति इंसाफ का नज़रिया बनाकर उचित व उचित समय पर निर्णय करना ही
गरीबों सभी मौलिक अधिकारों का प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये जो आपको मैंने पोस्टर आपको हर वीडियो में करवाए हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं, आप हर चैप्टर के पोस्टर कर लेना। ये जो फोटो वाला होता है एक ना एक इनमें से 6 में से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं इसमें प्रश्न क्या आएगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही है? डाक हड़ताल के बारे में, जनता को सुविधा के बारे में, सार्वजनिक हित से संबंधित विभागों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि इसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ है? लोगों की असुविधा लागू हुई है। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से लोगों की असुविधा लागू हुई है। तीसरा प्रश्न है, हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया है? दैनिक आवश्यकताओं पर प्रभाव क्या आया? दैनिक आवश्यकताओं का पर प्रभाव हस्तक्षेप न्यायपालिका का निर्णय है। 6 अंकीय प्रश्न मैंने सब क्वेश्चन में कराए हैं। 1 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, 4 अंकीय प्रश्न, 5 अंकीय प्रश्न, 6 अंकीय प्रश्न, और मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। अगर आप ये भी नहीं पढ़ के गए तो आपकी गलती है। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी जल्दी ही रिलीज़ करने वाली हूँ, आपको पता चल जाएगा जब होगी तो। भारतीय, पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है, वर्णन करें। जी हाँ, आपको ये पता ही होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है। सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर नीचे जिला न्यायालय, फिर चौथा होता है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो। प्रारंभिक, मौलिक, अपीतिक, परामर्शदाता, रिट जारी करना, वर्णन। ये इन सब की पता है क्या है? इन सब की ना डेफिनेशन भी है, आपको इसकी डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था। याद हो तो आप या फिर रिमाइंड करके देख लीजिए। फर्स्ट पेज पे मैंने बताया था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इनकी तो अभी ये एक हैगा, 1 मार्क्स के लिए आएगा सिर्फ, ठीक है। चलिए थर्ड प्रश्न करते हैं। जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है? किसी व्यक्ति, संस्था की शिकायत, अखबार में समाचार, डाक द्वारा शिकायत के आधार पर। जनहित याचिका मतलब होता है सस्ता काम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकारात्मक पहलू क्या माना जाता है? न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ना, ये सक्रिय न्यायपालिका का, के जनहित याचिकाओं का न्यायपालिका के नकारात्मक पहलू क्या माना जाता है? ये भी आ सकता है प्रश्न, और ये भी आ सकता है कि सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू क्या माना जाता है? ये भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, और दोनों का आंसर सेम ही होना है, तो आप एक कंफ्यूज ना हो, यही लिख के आए उसमें। न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ाना, विधानपालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाना, न्यायपालिका के पास समय का अभाव, न्यायाधीशों की कमी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों का आंसर यही होगा, ठीक है। अगर आप यही करना चाहते हैं तो मैं दूसरा दे दूंगी, सक्रियता न्यायपालिका के नकारात्मक पहलू, ठीक है, वो भी आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपालिका की नियंत्रणता के लिए प्रमुख उपायों की चर्चा करें। न्यायाधीशों की सेवा में निवृत्ति की आयु निश्चित, अच्छा वेतन आता है उनका, न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं होती, दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना, राज सत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधानपालिका दखल अंदाजी नहीं करती, ठीक है। चलिए आज का हमारा प्रश्न यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि मैंने आपको विधायिका करा चुका है, कार्यपालिका करा दिया है, और ये न्यायपालिका भी हो गया। इस चैप्टर के हमारे सेकंड टर्म के सारे चैप्टर हो गए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी, और ये भी इंपॉर्टेंट हैंगे। अगर आप ये पढ़ के गए और फिर भी नहीं आए आपको, तो आप ज़रूर मुझसे बताइएगा। पर मैं बता रही हूँ, अगर ये आप पढ़ के गए ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप टॉप आ जाएँ पोल साइंस में, ठीक है। और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगी आप उसे भी ले लीजिएगा, ठीक है, फिर आपको ज़रूर आ जाएंगे। मैंने क्योंकि कुछ निकाल के रख रखे हैं अलग से, आपको वो भी देना चाहूँगी मैं। तो थैंक यू। आप सब्सक्राइब करें तो आपके पास सारी आएगी वीडियोस मेरी, लाइक करें।